बिहार, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, साल 2003। ग्रामीण इलाका, ग्रामीण क्षेत्र। आधी रात का वक्त है। दो लड़के छत पर सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं। गांव में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सब लोग अपने अपने घर में सोए हुए हैं और अचानक गली में कुत्तों का भौंकने की आवाज सुनाई देता है। और तभी भी जो लड़के दोनों हैं छत पर गहरी नींद का मजा ले रहे हैं। लेकिन जब कुत्ता काफी देर से भौंकने लगे तो तब भी उनकी नींद नहीं खुली थी। अक्सर गांव में होता रहता है कि कुत्ते एक दूसरे के गली में कोई आने नहीं देता। शायद इसी वजह से एक दूसरे पे कुत्ता भौंकते थे। ये लड़कों को शायद पता था कि कुत्ता खामखा भौंक रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो गहरी नींद में थे, गहरी नींद के मजे ले रहे थे। लेकिन अचानक जहां वो सोए हुए थी छत के ऊपर में, वहां पर एक औरत दिखाई देती है। अचानक औरत कहां से आ गई बिल्कुल पता नहीं चला। वो औरत सफेद कपड़ों में है। देखने से ज्यादा उम्र की नहीं लग रही है। 25 के आसपास का उम्र है और बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे हैं। वो औरत धीरे धीरे करके जहां दो लड़के सोए हुए हैं उनके पास पहुंच जाती है और दोनों का चेहरा ध्यान से देखने लगती है। और तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ जाती है। अब जिस लड़के को टारगेट उसने करना था उस लड़के के पास पहुंच गई। उसके सर के पास जाकर के बैठ गई और फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगे। और अचानक वो लड़का अपनी आंखें खोल दिया। लेकिन उस औरत को देख करके वो ना डरा ना चीखा, बस उसकी तरफ लगातार देखते जा रहा था। और औरत झटके से उठ करके खड़ी हो गई और उसको इशारा कर रही है कि तू मेरे साथ आ, तू मेरे साथ आ। इशारे में बात कर रही है। वो लड़का बिना शोर शराबी का अपने बिस्तर से उठ जाता है। उसके बगल में दूसरा लड़का सोया हुआ है और उसको अब इल्म भी नहीं होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो लड़का उस औरत के साथ साथ अब छत की तरफ, दूसरी तरफ जिधर सीढ़ियाँ हैं उधर जाने लगता है बिना शोर किए हुए। और अचानक सीढ़ी उतर करके वो लोग नीचे चले जाते हैं। और इधर छत पर जो लड़का है अभी भी गहरी नींद का मजा ले रहा है। अब दोनों के दोनों लोग, वो औरत और वो दूसरा लड़का दिखाई नहीं देता है। ना जाने किधर वो लोग अंधेरे साइड में चले गए। और इधर जो छत पर लड़का सोया होता है अचानक उसकी नींद खुल जाती है। जैसे नींद खुलती है तो अपने बगल में देखता है जहाँ दूसरा लड़का सोया हुआ है। लेकिन उस लड़के को ना पा करके वो बेचैन हो जाता है और उस लड़के का नाम लेकर के आवाज लगाने लगता है, रोहित रोहित कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। लेकिन कोई आवाज, जवाब नहीं मिलता। नीचे में लड़के का परिवार सो रहा है। जब वो लड़का खूब खूब चिल्लाने लगता है, रोहित रोहित क्या तुम नीचे गए हो, क्या तुम बाथरूम में हो। लेकिन उस लड़के का कोई जवाब नहीं आता। नीचे से उस लड़के की माँ जवाब देती है, अरे नहीं बेटा, इधर रोहित नहीं आया है। तब वो लड़का जिसका नाम है, उसका नाम है अविनाश, और वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ जरा देखना छत पर तो रोहित नहीं है, नीचे ही गया होगा, एक बार नज़र तो मारो। अब उसकी माँ उठती है, इधर उधर पूरे आंगन घर में देख लेती है, लेकिन रोहित कहीं पर नहीं होता है। और तब वो मेन दरवाजे पर जाती है तो उसको देख कर के आश्चर्य होता है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। और तब अपने बेटे को बोलती है,
अविनाश, अविनाश, दरवाज़ा खुला हुआ है। मुझे लग रहा है कि अविनाश, वो रोहित बाहर बाहर चला गया। अब इसके बाद उस घर में हड़कंप सी मच जाती है। जो लड़का छत पर सोया हुआ है उसका नाम अविनाश है, और वो दौड़ता हुआ अब नीचे उतरता है। और इसके बाद परिवार के लोग पूरा जाग चुके हैं, और फिर घर में खुसर फुसर शुरू हो गई है कि आखिर अविनाश गया तो कहाँ गया होगा इस वक्त रात में। तो नमस्कार दोस्तों, ये जो कहानी आप सुन रहे हैं ना, ये कहानी हमें भेजे हैं, इनका नाम है अविनाश। अविनाश मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं, और ये जो घटना घटी थी ना, अविनाश के साथ नहीं, उनके ममेरे भाई रोहित के साथ में। तो आइए पूरी कहानी की जानकारी लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ में नहीं, मेरे भाई के साथ में घटा है। अब तक जो आपने स्टार्टिंग का कहानी सुना वो तो बिल्कुल सत्य है। ऐसा ही हमारे साथ छत पे हुआ था। लेकिन इससे पहले मैं चलता हूँ अब रोहित के घर पर। रोहित और हम दोनों हम उम्र थे। रोहित मेरे से 6 महीना के लगभग छोटा था, 6 महीने में बड़ा था। अब जो मामा का घर था हमारे गांव से 1 घंटे के सफ़र पे था, और कभी कभी रोहित भी हमारे गांव आते थे तो 1 आध दिन रुकते थे। मैं भी जाता था मामा के घर तो 1 आध दिन रुकता था, और हमारी एक तरह से अच्छी दोस्ती थी रोहित से। लेकिन उस टाइम मैं 3 महीना मैं मामा के घर जा नहीं सका। मैं किसी काम में फंसा हुआ था, इसलिए मैं सुध नहीं ले पाया। और उस बीच जो रोहित थे वो भी हमारे गांव नहीं आए। आखिर 3 महीने के बाद मेरा वो काम ख़त्म हुआ, और तब मुझे अब मामा का लड़के का खोज खबर लेना था। आखिर वो क्यों नहीं आया? मैं तो काम में अपना फंसा हुआ था, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। और इसके बाद अगले दिन ही मैं अपनी जो सवारी थी घर में, बाइक, और ले करके चल पड़ा मामा के घर के पास। जब दोपहर का वक्त था, मैं मामा के यहाँ पहुँचा हुआ था। लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुँचा तो वहाँ पर सुगंध, जैसे कोई घर में अगरबत्ती, धूप बत्ती, ऐसी खुशबू आ रही थी, जैसे घर में पूजा पाठ चल रहा हो। दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा जो था वो बंद था। मैंने दरवाजे को खटखटाया, और तब कुछ देर के बाद मामी ने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही खोला मैं दरवाजे के अंदर, मैं पूछने लगा कि रोहित कहाँ है, रोहित कहाँ है। और तब मामी आप मेरे को चुप रहने का इशारा करने लगे कि बेटा चुप रहो, चुप रहो, सुर मत मचाओ, सुर मत मचाओ। मैं हैरान था कि आखिर रोहित को क्या हो गया है, आइए मुझे चुप क्यों करा रही है, रोहित है कहाँ पर, आइए घर में पूजा पाठ किस चीज़ का हो रहा है, वो भी दिन दोपहर में। मामी मुझे रोक रही थी कि अंदर मत जाओ, अंदर पूजा चल रहा है। मैं पूछने लगा मामी से कि मामी, दिन में कौन सा पूजा चल रहा है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। मामी मुझे रोक रही थी कि अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला। मैं मामी से बोला कि मुझे देखना है किस चीज़ का पूजा चल रहा है। जब मैं अंदर पहुँचा तो एक कमरे में देखा जहाँ पर 2 लोग बैठे हुए थे, और देखने से ही बाबा लग रहे थे। अब उनके सामने रोहित बैठा हुआ था, आंखें बंद किए हुए, सर इधर से उधर जैसे हवा में झूल रहा हो। और वो जो बाबा लोग थे उनमें से एक रोहित से सवाल पूछ रहा था कि तुम इस लड़के को छोड़ दो कि नहीं। मैं कहता हूं इस लड़के को छोड़ करके तुम चली जाओ। बार बार ऐसे ही सवाल पूछ रहा था, और रोहित बिल्कुल खामोश, इधर से उधर अपना सर हवा में जैसे झुला रहा हो, जैसे किसी बात की उसकी परवाह ना हो। और आखिरकार वो जो तांत्रिक थे झाड़ फूंक करने लगे, और तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि कैसी बातचीत हो रही है, रोहित को क्या हो गया है, ये रोहित के साथ में ये पूजा पाठ क्यों हो रहा है, ये किस लड़की को संबोधित कर रहे हैं, कहाँ है लड़के। मामी मुझे
हाथ पकड़ के खींच ली और कहने लगी, बेटा इधर आ जा, इधर आ जा। मैं अब मामी के बात को थोड़ा मानता था, मैं मान गया, रुक गया। मामी दूसरी साइड में मुझे लेके गई और कहने लगी, बेटा अभी हालात रोहित का ठीक नहीं है। मैं पूछने लगा कि मामी रोहित को हुआ क्या है, ये दो लोग कौन हैं? तब मामी ने कहा कि देखो वो दो लोग तांत्रिक हैं और रोहित के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। रोहित के पास में एक मरी हुई लड़की जिसे आत्मा कहते हैं अब उसके पास में आती है। अब मामी ने जो बात बोला मुझे सुन करके एकदम आश्चर्य हो गया। ये कैसे हो सकता है? कोई मरी हुई लड़की और रोहित के पास कैसे पहुंच सकती है? ये कैसे संभव है? लेकिन मामी ने मुझे चुप करा दिया। बेटा थोड़ी देर पूजा हो जाने दो, इसके बाद मैं पूरी कहानी बताती हूँ, तब तक तुम शांत रहो। और देखो खबरदार दरवाजे के पास मत जाना उस जहाँ पूजा हो रहा है, नहीं तो हो सकता है कि वो लड़की रोहित को छोड़ करके तुम्हारे शरीर में आ जाए, फिर बेटा मुश्किल हो जाएगा, तुम मेरे साथ ही रहो। मामी ने मुझे डरा दिया था। मैं भूत प्रेत पर यकीन करने वाला लड़का नहीं था। मैं विश्वास ही नहीं करता था इन चीज़ों पर कि भूत प्रेत रहते भी हैं इस संसार में। अब मामी ने मुझे डरा दिया था, मैं भी अब मामी के साथ रुक गया। वो घंटा भर पूजा चलता रहा और तब जाके तांत्रिकों ने आवाज़ दिया कि आप इधर आ जाइए, सब कुछ ठीक है। इसके बाद मैं भी पहुंचा, मामी पहुंची, घर के और सदस्य उस जगह पर पहुंच गए। तब देखा कि रोहित अब अपने होश में है और हमारी तरफ भी घूम करके देख रहा है। मुझे पहचान करके और जहाँ पूजा हो रहा था उठकर मेरे पास में आ गया और कहने लगा, भैया आप कब आए? अब रोहित जो था पूरे होश हवास में था, लेकिन जब मैं आया था तो इसकी आंखें बंद थी, ये अपने होश में नहीं लग रहा था। इसकी गर्दन इधर से उधर लुढ़क सी रही थी, जैसे हवा में झूल रही हो, ऐसा मैंने देखा था। लेकिन जब मैंने देखा उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा तो मेरे दिल की तसल्ली भी हुई कि चलो मेरा रोहित बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैं रोहित का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले गया। अब पूछने लगा कि रोहित ये सब तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? मामी बता रही थी कि कोई मरी हुई लड़की तुम्हारे पास में आती है। अब जैसे ही मैं पूछा ना तो रोहित फिर डर गया, मुंह एकदम बंद कर लिया, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था, खामोश हो गया। मैं समझ गया कि इसको शरीर के अंदर में डर है, अभी भी ये डर से भरा हुआ है, ये बताना नहीं चाहता। खैर मैंने टॉपिक बदल दिया, बात अब दूसरी, अब मैं पूछने लगा था और उस पर रोहित बात का जवाब दे रहा था। आखिरकार शाम हुई और हम लोग अब एक साथ खाना खा रहे थे। अब मैं मामी से पूछने लगा कि मामी आखिर रोहित के साथ में जो आपने बताया ये कैसे हुआ? मामी कहने लगी, बेटा मैं क्या बताऊं, अपने छोटे भाई से पूछ लो, ना जाने कहाँ दिन भर इधर से उधर अकेले भटकता रहता है। और ये एक रात शाम के टाइम जो गांव का शमशान घाट है ना, अब उस जगह पर पहुंच गया था और वो लड़की वहीं से इसका पीछा करते करते घर पर आ गई थी। और इसके बाद तो लड़की इसके साथ रहने के लिए अब इसको मजबूर करने लगी। मैंने जब मामी की बात सुना तो मुझे एकदम आश्चर्य हुआ कि कोई मरी हुई लड़की एक जिंदा लड़के के साथ में कैसे भला रह सकती है। आप पहले तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं था। मैं मामी से कहने लगा, मामी आपने कभी उस लड़की को देखा है? तब मामी ने कहा कि हाँ, मैंने एक धुंधली धुंधली उस लड़की की परछाई देखी। मैं समझ गया कि मामी सच नहीं बता रही है। आखिर मैं मामी से दोबारा पूछा कि मामी सच बताओ, क्या आपने आंखों से पूरा उस लड़की का शक्ल सूरत देखी है? मामी कसम खा के कहने लगी, हाँ बेटा, मैं उस लड़की को देखी हूँ, उसकी धुंधली धुंधली परछाई। और मैं अब चुप रह गया, अब तो कोई बात ही पूछने का नहीं रहा। आखिर ऐसा कैसे हो गया? लेकिन मैं सुबह में फिर रोहित से पूछने की कोशिश किया कि रोहित, मामी जो बता रही है बात सच है? तब उसने हाँ में हाँ सर हिलाया और
फिर मैं पूछने लगा कि आगे कुछ भी बताओ, वो लड़की तुम्हारे पास कैसे आती थी, कब आती थी, हाँ तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश करती थी। मेरी बात सुनकर के वो डर जाता था, कोई जवाब नहीं देता था। आखिरकार अब जो मामा मामी थे और भी घर के सदस्य थे, अब वो मेरे से कहने लगे कि देखो बेटा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम अपने इस भाई को अपने गांव ले जाओ, एक आध महीना अपने पास में रखो। तुम तो जान ही चुके हैं कि इसके ऊपर में क्या गुजरी है। अभी भी ये डरा डरा सा है। तुम अपने पास रखोगे तो इसके शरीर में ताकत लौटेगी, हंसेगा मुस्कुराएगा, लेकिन यहाँ पर ये डरा डरा सा रहता है। तांत्रिकों ने तो बोल दिया है कि अब उस लड़की से इसका पीछा छूट चुका है, तो अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या तुम इसको अपने साथ ले जाओगे? अब मामा मामी ने रिक्वेस्ट किया, मैं कैसे भला मना कर सकता हूँ। मैं कहने लगा, मैं बिल्कुल ले जाऊँगा मामी जी, मामा जी, आप टेंशन मत कीजिए। इसके बाद मैं अपने भाई से पूछा, रोहित से, कि रोहित चलना है ना मेरे साथ गांव में, खूब हम लोग खेतों में जाएंगे, मस्ती करेंगे, नहर पर जाएंगे, क्या तुम तैयार हो? वो झट से तैयार हो गया, कहने लगा हाँ भैया चलिए। इसके बाद मैंने भी अब वहाँ पर रहना ठीक नहीं समझा। हम दोनों भाई बाइक पर सवार हुए और अपने गांव लौट आए। इसके बाद 15 दिन तक वो बिल्कुल नॉर्मल रहा। गर्मी का दिन थे और हम रात को छत पर ही सोया करते थे। हवा अच्छी आती थी और काफ़ी देर तक हम बातचीत करते रहते थे। लेकिन जब मैं उस लड़की के बारे में सवाल पूछता तो वो बिल्कुल चुप हो जाता, कुछ बताता ही नहीं था, इतना डर जाता था। अब फिर मैंने भी अब पूछना छोड़ दिया कि चलो रहने दो, ऐसे सवाल मैं अब दोबारा इससे नहीं पूछूंगा। आखिरकार वो रात आई जब हम दोनों लोग छत के ऊपर सोए हुए थे, बातचीत करते हुए। कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं भी सो गया था, मेरा जो भाई था रोहित, मेरा भाई, वो भी अब गहरी नींद में सो चुका था। और अचानक मेरी जब आँख खुली ना, तो मैं देखा कि मेरा भाई है नहीं। मैं एकदम घबरा गया, डर गया, नीचे आवाज़ देने लगा। माँ ने बोला कि दरवाज़ा खुला हुआ है, इसका मतलब रोहित उसी दरवाजे से निकल करके बाहर निकल गया है। घर के सारे सदस्य को कहानी पता था कि रोहित के साथ उसके गांव में क्या हुआ था। आप सब खुसुर फुसुर करना शुरू कर दिए थे, कहीं वही लड़की फिर यहाँ तो नहीं आ गई जो बताया जाता है कि रोहित के पास आती थी, मरी हुई लड़की। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है? वो गांव हमारे गांव से करीब 1 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे के सफ़र पर था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन घर का माहौल ऐसा बना हुआ था और रोहित भी गायब था। मेन दरवाज़ा खोल करके निकल चुका था आधी रात के वक्त में। आखिरकार मेरे चाचा, मैं और एक और लड़का मेरे रिश्तेदार में आया हुआ था, और वो तीनों लोग, हम लोग टॉर्च लेकर के आधी रात के वक्त अब बाहर निकल गए थे ढूंढने रोहित को अपने गांव के गलियों में पहले हमने ढूंढा, लेकिन किसी गली, किसी नुक्कड़ पर वो मुझे दिखाई नहीं दिया। अब फिर हमें लगा कि अब खेतों के साइड में अब ढूंढना चाहिए। जिधर मेरा खेत था हम उधर जाते थे, घंटों बैठे रहते थे। मुझे लगा कि रोहित उसी साइड में गया होगा, लेकिन हम लोग अपना पूरा खेत, उधर का और बाकी खेत, जहाँ जहाँ हमें ढूंढना चाहिए था हम लोग ढूंढ लिए, लेकिन रोहित का कहीं आता पता नहीं था। आज सही मायने में तब मुझे घबराहट ज़्यादा हुई कि अगर रोहित नहीं मिलेगा तो मामा मामी हमें ही दोषी ठहराएंगे कि तुम लोग मेरे लड़की को संभाल नहीं पाए और वो लड़का ना जाने कहाँ गायब हो गया। अब सही मायने में मुझे बहुत खौफ हो रही थी रोहित को सोच करके कि आखिर वो लड़का गया तो कहाँ गया। और तब जो लड़का रिश्तेदारी में आया हुआ था और वो कहने लगा कि देखो, ऐसे मामले में ज़्यादातर लड़के जो होते हैं, चाहे कोई भी होता है, वो शमशान के साइड में जाता है। तुम्हारे गांव का शमशान किधर है? मैं जब उस रिश्तेदार लड़के की बात सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ।
हाँ, मैं कहने लगा भैया कैसी बात कर रहे हो, वो भला रोहित शमशान में और आधी रात के वक्त क्यों जाएगा। तब वो रिश्तेदार का लड़का कहने लगा, अरे भाई मैं जो कह रहा हूँ ना, मेरी बात को मान लो, मैं ऐसा घटना एक दो देख चुका हूँ। आप लोग उसी शमशान के साइड में चलो, आप देखना वो रोहित वहीं मिलेगा। हमारे गांव का शमशान दूसरी साइड में था। तो हम पूरे गांव का चक्कर काट करके अब दक्षिण दिशा में आए और शमशान के साइड में बढ़ते गए। आखिर हम शमशान के पास पहुंच गए थे। अब हमारे गांव का शमशान था, पास में अब एक तालाब भी था पानी का। और गर्मियों के टाइम में तो बिल्कुल सूख जाता था। हाँ, बरसात होते ही लबालब भर जाता था। और शमशान ऐसा नहीं था कि कोई घर, कोई कमरा बना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, खुला हुआ जगह था और वहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता था। जब हम उस तालाब के पास पहुँचे ना, और शमशान साइड जिधर था उधर में एक परछाई हिलती डुलती दिखाई दी। और जो रिश्तेदार का लड़का था वो पहले देख लिया और चिल्लाया वो कि देखो देखो, मुझे लग रहा है कि वही रोहित है, वही रोहित है। ऐसा कैसे हो सकता भाई। लेकिन हम दौड़ पड़े थे, लगभग तीनों लोग। जब उधर पहुंचे ना तो मैं देख करके बाकी आश्चर्य में रह गया था। वो रोहित ही था, जहां पर मुर्दा जलाया जाता था और उसी के पास वो बैठा हुआ था, आलथी पालथी मार करके। और जैसे मैंने उसको पहले हिलते हुए उसके घर में देखा था, अपना गर्दन इधर से उधर झुलाते हुए, ऐसा ही वो कर रहा था। लेकिन उसके आसपास में और कोई लोग, कोई भूत प्रेत मुझे दिखाई नहीं दिया। हम तीनों लोग जल्दी से पहुंच गए। अब मैं रोहित को अब उठाने की कोशिश करने लगा कि रोहित तुम यहाँ पर क्यों आए, कैसे आए, उठ भाई मेरे, उठ भाई मेरे। लेकिन रोहित जैसे लग रहा था कि अपने आप में ना हो। उसकी जो आँख थी बिल्कुल बंद थी, बस गर्दन इधर से उधर हिलता जा रहा था। ना जाने क्या कर रहा था, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। आखिरकार तीनों लोग मिलकर के उसको उठाने लगे। उस जगह से हम पकड़ करके शमशान से बाहर रोहित को ले आए। और जैसे ही शमशान का एरिया ख़त्म हुआ ना, रोहित आंखें खोल दिया। अब फिर आश्चर्य से हम तीनों की तरफ देखने लगा। एकदम डर गया था, उसकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। और तब इधर उधर देखने लगा, कहने लगा वो लड़की, वो औरत कहाँ गई, लड़की कहाँ गई। मुझे समझते देर नहीं लगे कि ये जो बात कर रहा है शायद उसी लड़की की बात कर रहा है, मरी हुई लड़की की आत्मा। आखिर ये आत्मा कहाँ है, हम लोग तीनों लोग को कहीं भी नजर नहीं आए। आखिर रोहित यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब उस जगह पर इतना सवाल जवाब करना ठीक भी नहीं था। रोहित होश में आ चुका था, तो हम लोग तीनों लोग उसको घर लेकर के आ गए। रास्ते में कोई भी सवाल जवाब हमने नहीं किया, सीधा घर में आए और आंगन में रोहित को बिठा दिया गया। अभी भी अच्छी खासी रात थी, सुबह होने में अभी वक्त था। अब हमारे घर के जो भी सदस्य थे सब रोहित के पास आके जमा हो गए। और मेरी माँ ही पूछने लगी रोहित से कि बेटा तुम आधी रात के वक्त कहाँ गए थे, कैसे गए थे, कौन तुम्हें ले गया था। रोहित एकदम घबराया हुआ था, डरा हुआ था। उसको शायद डर लग रहा था कुछ बताने में। लेकिन माँ कहने लगी बेटा तुम निश्चित रहो, तुम डरो मत, देखो हम सब इतने लोग हैं, हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा, तुम बेफिक्र अपनी बात कह सकते हो। तब आखिर लगा कि रोहित को बता देना चाहिए। तब वो धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अब फिर वो बोला कि मैं तो भैया के साथ छत पर सोया हुआ था और अचानक मुझे उसी लड़की ने आकर के मुझे जगा दिया। आज जैसे मुझ पर जादू कर रखा हो, जो मुझे कह रही थी वैसा ही मैं कर रहा था। वो मुझे इशारा करके आप कहने लगी कि मेरे साथ में चलो। हाँ, मैं बिना आवाज़ किए उसके साथ चलता रहा।
आकर के नीचे आप लोग तो सो रहे थे। मैं धीरे से अब मेन गेट का दरवाज़ा खोला और वो लड़की आगे आगे, मैं पीछे पीछे, और वो मुझे इस जगह पर ले आई। इस जगह पर जैसे ही स्मशान में पहुंचा, तब तक तो मुझे कुछ याद भी था, लेकिन जैसे शमशान के अंदर मैं कदम रखा, मैं सब कुछ भूल गया। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ में क्या हुआ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मेरे तीनों लोग थे यहाँ पर। माँ और बाकी परिवार के लोग रोहित की बात सुन करके एकदम डर से गए थे। आखिरकार माँ पूछने लगी कि बेटा, ये घटना का शुरुआत तुम्हारे साथ में कैसे हुआ, कब हुआ? रोहित फिर धीरे धीरे डरा हुआ बताने लगा कि मैं अपने गांव में था। अब मैं ज़्यादातर घर में तो रहता नहीं था, इधर उधर खेतों में, बगीचों में और इधर उधर भागता रहता था। मेरे कुछ दोस्त भी थे, दोस्त के साथ मैं खेल में व्यस्त हो जाता, और एक रात मैं उसी शमशान के साइड में चलता जा रहा था, और मुझे नहीं मालूम कि वहाँ भूत प्रेत भी होते हैं। आज जब मैं शमशान के करीब पहुँचा, तब मुझे वहाँ पर एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी हुई दिखाई दी। बाल खुले हुए थे, लहरा रहे थे। अब मैं उस लड़की को देख करके चौंक गया। मैं शायद समझा कि मेरे गांव की ही लड़की है। मैं उससे पूछ उठा कि अरे, तुम कौन हो और तुम यहाँ इस वक्त में यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की मुझे देख करके हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, और मुझे बिना बोले हुए इशारे से मेरे को बुलाने लगी। मैं सोचा कि कुछ बताना चाहती है। अब मैं उसके पास पहुंच गया। वो लड़की बिल्कुल मेरे पास में आके खड़ी होगी, मेरा चेहरा, मेरे शरीर को अब गौर से निहारने लगी। अब मैं उससे पूछने लगा कि तुम तो मेरे गांव की नहीं लग रही हो, तुम हो कौन, और यहाँ पर अकेले में तुम क्या कर रही हो? और तब तक वो लड़की मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। अब जैसे जैसे हाथ फेर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं जैसे आसमान में उड़ रहा हूँ, ऐसा मुझे आनंद प्राप्त हो रहा था। और इसके बाद मुझे होश में नहीं था। अब कभी मुझे जब होश आया तो मैं अपने घर में था, घर में लोग चिंतित थे। और इसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया था। जिस कमरे में रहता, वो लड़की रात में मेरे बिस्तर पर पहुंच जाती थी, और मैं जब चिल्लाने की कोशिश करता तो जैसे मेरे पर जादू कर देती थी। बिल्कुल मैं खामोश रह जाता था, और इस तरह सिलसिला मेरे साथ में चलने लगा। घर वाले भी मुझे कई तांत्रिकों से दिखाया, कई ने कुछ जादू मंत्र भी मुझ पर किया, झाड़ फूँक किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, जो लास्ट में आया था उससे मुझे फ़ायदा हुआ था। और इसके बाद मैं अब यहाँ पर आ गया, लेकिन उस लड़की ने यहाँ तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। रोहित कह के रोने लगा। हम उसकी दर्द, व्यथा सब कुछ समझ रहे थे कि इस छोटे से उम्र में रोहित को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मैं जानता था, मुझे अब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा कि रोहित जो कह रहा वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। मैं अब भूत में थोड़ा यकीन करने लगा था। अब माँ कहने लगी, अब सब लोग घर के इकट्ठा थे कि अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करें। लेकिन पिताजी मेरी हिम्मती थी, कहने लगे होना क्या रहे, अब तांत्रिक को हम भी बुलाएंगे, झाड़ फूँक करवाएंगे, इस बच्चे को स्वस्थ करेंगे और हमारे पास ही रहेगा जब तक ये सही ना हो जाए। और वही अब हमारे पिताजी ने करना शुरू किया। सुबह होते ही एक तांत्रिक को दूसरे गांव से लेके आए थे। अब फिर झाड़ फूँक का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार जो तांत्रिक था कहने लगा कि बस अब हो गया है, अब इस लड़के के पास वो मरी हुई लड़की की आत्मा नहीं आएगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। लेकिन अभी भी हम लोगों को विश्वास नहीं था। जब पूरा 1.5 महीना रोहित हमारे घर पे रहा, हमारे साथ रहा, तब संतुष्टि हुआ कि अब रोहित के साथ जो हो रहा है वो ख़त्म हो चुका है,
अब रोहित नॉर्मल लाइफ में लौट गया है। लेकिन जब भी हम लोग बोलते थे कि रोहित अब तुम्हें अपना गांव जाना है, तो वो डर जाता था। आखिरकार 3 महीना हमारे गांव पर रुका और तब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। और फिर उसके पिताजी यानी मामा जी आए और तब रोहित को ले गए थे। और इसके बाद से वो मरी हुई लड़की अब रोहित का पीछा छोड़ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।